पहले इन क्रिएटर की क्वेरी को सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी ने आज से 20 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदा था। अब उन्होंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई थी और उस प्रॉपर्टी की कीमत था 7 लाख रुपए। तो उन्होंने 7 लाख रुपए बिल्डर को दिए, बिल्डर ने उसे पोजीशन दे दिया, बट उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। अब उस आदमी को रजिस्ट्री कराना है। अभी उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो है 28 लाख रुपए। अब बिल्डर कह रहा है कि अगर मैं आपको पुराने रेट में रजिस्ट्री कराऊंगा तो इनकम टैक्स वाले जो है मुझे फाइन मारेंगे और मुझे इनकम टैक्स का उसको गैप भरना पड़ेगा। और जो परचेजर है वो कह रहा है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे आपको दूंगा नहीं और वो मार्केट वैल्यू पे रजिस्ट्री कराना चाहता नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे बिल्डर का कहना एकदम सही है। इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजंस क्लियरली कहते हैं कि जब भी आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, मतलब लैंड और बिल्डिंग सेल कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपका एक्चुअल सेल प्राइस इज लोअर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो उस केस में आपका इनकम टैक्स का जो भी कैलकुलेशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बेस पे किया जाएगा, ना कि एक्चुअल सेल प्राइस के बेस पर। अब ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है? तो गवर्नमेंट की जो लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी होती है वो हर एरिया की एक फिक्स रेट डिसाइड करती है, जिसको सर्किल रेट कहा जाता है, गुजरात में उसको जंतरी रेट भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से हर प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाएगी और उसके बेस पे ही स्टैम्प पेपर परचेस करना होता है। अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, एक्चुअल सेल प्राइस जो है वो 7 लाख रुपए है, बट जो करंट मार्केट प्राइस है उसी को हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान ले तो वो हो रही है 28 लाख रुपए। तो जब सेल डीड एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो स्टैम्प पेपर भी 28 लाख के हिसाब से परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्डर जो है उसको भी इनकम टैक्स 28 लाख के हिसाब से देना होगा, ना कि 7 लाख के हिसाब से। क्योंकि बायर को 28 लाख की चीज 7 लाख में मिल गई तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उस पर बायर को भी टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही टैक्स लायबिलिटी से बच सकते हैं। इसका रिजोल्यूशन मैंने नेक्स्ट वीडियो में दे दिया है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं।